3 10 26 प्लस वाई इक्वल टू, और ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे 3 8 10 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 39 प्लस वाई, और इधर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 21 प्लस एक्स, और ये सॉल्व हो के हो जाएगा 22 प्लस एक्स 39 प्लस वाई। तो यहाँ से एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये 39 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो ये रह जाएगा 3। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ देख रहे हैं 100 स्टूडेंट्स हैं तो सबको सम अप कर लेंगे। तो तीनों सेट्स के एलिमेंट सम अप कर लेंगे। तो 8 3 प्लस 10 प्लस एक्स, और फिर उसके बाद 26 प्लस वाई और प्लस 7 और 28 इक्वल 100। सबको सम कर लेंगे तो 100 के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई ये हमारे पास हो गए 21 और 33 और प्लस 28 और माइनस 100। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो 82 x प्लस वाई माइनस 100 में से 82 निकाल देंगे माइनस 18, और इक्वेशन हमारी आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल 18। तो ये हमारी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई जिसको उसने फाइंड करने को कहा है। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है सॉल्व दीज इक्वेशंस, और फोर्थ में कहा गया है कि कितने स्टूडेंट्स सी पैकेज को यूज़ करते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हम 1 की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। तो पुट y इन इक्वेशन 2। तो 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह 1 में से वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस 3 इक्वल 18। तो ये हो जाएगा 3x, ये 3 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/3 इक्वल 5। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगी 13। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने फोर्थ पार्ट फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ पैकेज सी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग पैकेज सी। तो सी के तमाम एलिमेंट्स को हम सम अप कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 10 प्लस 7। अब x और y की वैल्यू हमने निकाली हुई है। x की आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 13 और 10 प्लस 7। तो ये ऐड करके 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो सी पैकेज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 4, यूज़ वेन डायग्राम्स टू शो दैट वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। यानी एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, हमने शो करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, तमाम बनीनो इंसान फ़ानी है। ज़्यूस इज़ नॉट ए मॉर्टल, ज़्यूस कोई गॉड है तो वो मॉर्टल नहीं है। देयरफॉर ज़्यूस इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिसके साथ एक कंक्लूजन होता है, तो उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होता है? जब तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू हों और कंक्लूजन भी ट्रू हो तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। तो ये देयरफॉर की अलामत के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो कंक्लूजन होती है। तो हमने इसको वेन डायग्राम से शो करना है। तो पहली स्टेटमेंट है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। तो
पहला बड़ा सर्कल हम मॉर्टल के लिए बना लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स इसमें सबसेट के तौर पे आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी मॉर्टल हैं तो वो इसमें सबसेट के तौर पे आ जाएगा। अब दूसरी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ज़्यूस इज़ नॉट मॉर्टल। तो ज़्यूस मॉर्टल नहीं है, तो वो इन सर्कल्स में नहीं आएगा बल्कि इसके बाहर रहेगा और इसको एक डॉट से ज़ाहिर करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो कंक्लूजन हमने क्या लिखा, ज़्यूस इज़ नॉट ह्यूमन बीइंग। चूँकि ये मॉर्टल नहीं है तो इसलिए ये ह्यूमन बीइंग में भी नहीं आएगा। तो प्रीवियस टू स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है, तो हम कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। एक्सरसाइज 5, यूज़ वेन डायग्राम टू शो द इनवैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड शो करना है और आर्ग्यूमेंट है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, फरहान इज़ मॉर्टल, देयरफॉर फरहान इज़ ह्यूमन बीइंग। हमने इसको इनवैलिड शो करना है। तो पहली स्टेटमेंट है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, तो इसके लिए हमने डायग्राम बनाई है, मॉर्टल्स को बिग सर्कल से ज़ाहिर किया है और ह्यूमन बीइंग्स को मॉर्टल सबसेट के तौर पे शो किया है। अब सेकंड स्टेटमेंट है फरहान इज़ मॉर्टल, तो फरहान मॉर्टल है तो इसको हम लिख सकते हैं कि फरहान जो है मॉर्टल है, इसको हम ह्यूमन बीइंग्स में लिख देते हैं। लेकिन ये फरहान मॉर्टल है वो ह्यूमन बीइंग्स के सेट में भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ फरहान को मॉर्टल कहा गया है, ह्यूमन बीइंग दूसरी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। तो दो केसेस बन जाते हैं कि फरहान ह्यूमन बीइंग के सेट में भी आ सकता है और सिर्फ मॉर्टल के सेट में भी आ सकता है। तो यहाँ से दो केसेस बन गए। तो ये हमारी थर्ड जो कंक्लूजन है, फरहान इज़ ह्यूमन बीइंग, तो इसकी निगेशन हो जाती है, क्योंकि वो फरहान मॉर्टल में भी आ सकता है और ह्यूमन बीइंग में भी आ सकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। एक्सरसाइज नंबर 6, use Venn diagram to show the validity of the following argument. No polynomial function with horizontal asymptotes। यानी कोई भी ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है जिसमें हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स हों। और दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है दिस फंक्शन हैज़ हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स, यानी एक फंक्शन ऐसा है जिसमें हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स हैं। देयरफॉर कंक्लूजन दिया हुआ है दिस फंक्शन इज़ नॉट पोलिनोमियल। तो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, हम एक ऐसा सर्कल लेते हैं जिसमें वो फंक्शंस होंगे या पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे जिनमें हॉरिजेंटल एसिम्पटोट नहीं है। तो ये सर्कल होगा, इसमें पोलिनोमियल फंक्शंस हैं और इसमें हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स नहीं है। तो दूसरा फंक्शन वो लेंगे जैसे यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में कहा है दिस फंक्शन हैज़ हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स, तो इस फंक्शन या इस सर्कल में हम लिखेंगे फंक्शंस विद हॉरिजेंटल एसिम्पटोट। तो अब कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, दिस फंक्शन इज़ नॉट पोलिनोमियल, यानी ये जो सेकंड फंक्शन है ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स हैं और जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं उसमें एसिम्पटोट्स नहीं हैं। तो ये हमारी कंक्लूजन जो है वो करेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। एक्सरसाइज 7, यूज़ वेन डायग्राम्स टू शो दैट द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। यानी हमने शो करना है कि आर्ग्यूमेंट की प्रीमाइसेस तो ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। तो प्रीमाइसेस दी हुई हैं, ऑल डॉग्स आर कार्निवोर्स, के तमाम डॉग्स जो हैं वो गोश्तखोर होते हैं। जैक इज़ नॉट अ डॉग, जैक डॉग नहीं है। देयरफॉर कंक्लूजन के तौर पे दिया हुआ है जैक इज़ नॉट कार्निवोर्स।
तो हम इसको इस तरह करेंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे कॉर्निवोर्स के लिए, और फिर ये पहली स्टेटमेंट के लिहाज से हम डॉग्स उसका सबसेट बना देंगे छोटे सर्कल के तौर पे। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है कि ऑल डॉग्स आर कॉर्निवोर्स। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम सेकंड फिगर बनाएंगे। तो सेकंड फिगर में कॉर्निवोर्स और डॉग्स, ये तो पहली स्टेटमेंट से हमें क्लियर है। सेकंड फिगर कहती है जैक इज़ नॉट ए डॉग, यानी जैक डॉग नहीं है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये है कि कॉर्निवोर्स में शामिल है, कि जैक कॉर्निवोर्स में शामिल है, लेकिन सिर्फ इतना वो कह रहा है कि जैक इज़ नॉट ए डॉग। लेकिन जब कंक्लूजन कहता है तो कंक्लूजन में कहता है जैक इज़ नॉट ए कॉर्निवोर्स। तो अगर जैक कॉर्निवोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कंक्लूजन उसका फॉल्स है, क्योंकि हम जैक को कॉर्निवोर्स में ले रहे हैं, सिर्फ डॉग फैमिली में नहीं ले रहे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं प्रीमाइसिस और ट्रू। प्रीमाइसिस तो ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। कंक्लूजन इज़ फॉल्स जो हमने शो करना था। तो इस वजह से आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड, is not valid. Exercise 8 indicate by drawing diagrams whether argument is valid or invalid. हमने शो करना है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ गुड, यानी कॉलेज कैफेटेरिया फूड अच्छा नहीं होता। नो गुड फूड इज़ वेस्टेड, और अच्छा फूड वेस्ट नहीं किया जाता। और कंक्लूजन में कहा गया है नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ वेस्टेड। तो पहली हम स्टेटमेंट को देखेंगे, नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ गुड। इसका मतलब है कि गुड फूड हम सेपरेट सर्कल से ज़ाहिर कर लेंगे और कॉलेज कैफेटेरिया फूड सेपरेट ज़ाहिर कर लेंगे, क्योंकि गुड फूड जो है वो कॉलेज कैफेटेरिया का नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, नो गुड फूड इज़ वेस्टेड, यानी अच्छा फूड ज़ाया नहीं किया जाता। तो इसका मतलब कि कैफेटेरिया फूड जो है वो वेस्टेड फूड है। तो इसके लिए हम एक और सर्कल ड्रा कर देते हैं और इसको कॉमन कर देते हैं कैफेटेरिया फूड से। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है उसमें उसने कहा है नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ वेस्टेड, यानी कॉलेज कैफेटेरिया फूड जो है वो वेस्ट नहीं किया जाता। अगर कॉलेज कैफेटेरिया फूड वेस्ट फूड नहीं है तो इसका मतलब वो अच्छा फूड है, जबकि ऊपर हमने पढ़ा कि कैफेटेरिया फूड गुड फूड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंक्लूजन उसने ड्रा किया है कि नो गुड कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ वेस्टेड, ये फॉल्स है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो इनवैलिड है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ partition of a set. A set may be divided into its disjoint subset. Such division is called partition. किसी सेट को उसके डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड किया जा सकता है, इसे इस डिवीजन को पार्टीशन कहते हैं। या सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं अ पार्टीशन ऑफ सेट ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। कि पार्टीशन सेट ए की पार्टीशन सब नॉन एम्प्टी सबसेट का एक ऐसा कलेक्शन है जैसे कि A1 A2 AN, सच दैट कि अगर उन सब सेट का यूनियन लिया जाए तो फिर वो सेट ए के इक्वल होता है, और अगर उनका कोई से दो सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट होता है। और यहाँ I इज़ नॉट इक्वल टू J, यानी अगर I1 है तो J1 नहीं होगा, ये 2 होगा, तो इनका जब इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। The power set of a set A is the set of all subset of A denoted by PA, यानी किसी सेट A का पावर सेट उसके सबसेट का एक सेट होता है और इसे PA से डिनोट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे 1 2 एक सेट A है, इसके हम सबसेट बनाते हैं, पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट लेकर और फिर दो दो एलिमेंट लेकर सबसेट बनाते हैं, और इस सबसेट का एक सेट बना ले तो वो हो जाता है पावर सेट। तो ये एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है कि अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, तो उसका फार्मूला है 2 द पावर n,
यानी एलिमेंट्स की तादाद को हम 2 की पावर बना के पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9, इसमें हमने फाइंड करना है पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, और बी पार्ट में हमने इसी पावर सेट का फिर पावर सेट फाइंड करना है, और सी पार्ट में हमने इस पावर सेट का फिर पावर सेट फाइंड करना है। तो इसको हम इस तरह करेंगे, पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कि पावर सेट एम्प्टी सेट के पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे। तो इसका फार्मूला है 2 द पावर 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो पावर 0, तो ये 0 पावर 1 के इक्वल होती है। तो अब हम पावर सेट बनाएंगे, तो पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो कि एम्प्टी सेट होगा। अब बी पार्ट हम करते हैं, तो उसमें हमने पावर सेट के पावर सेट का फिर पावर सेट लेना है। तो इसके एलिमेंट्स देखेंगे कितने बनते हैं। तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे 2 द पावर 1, क्योंकि इसको हम एक एलिमेंट के तौर पे लेंगे, तो इसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो पावर ऑफ पावर सेट ये इक्वल आएगा एम्प्टी सेट और फिर एम्प्टी सेट का सेट। फिर जब सी निकालेंगे तो अब इसका हमने फर्दर पावर सेट फाइंड करना है। तो पहले एलिमेंट्स देखते हैं कितने बनते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ एम्प्टी सेट। तो अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो पावर 2 की पावर 2 ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो हम आसानी से इसके एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, पहला एम्प्टी सेट, फिर ये वाला सेट एक एलिमेंट के तौर पे सेट, ये भी एक एलिमेंट के तौर पे सेट आएगा, और फिर 2 एलिमेंट के तौर पे सेट। ये दोनों एलिमेंट ले लेंगे, इनको एलिमेंट समझ के लेंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए पावर सेट में।